हम लोग बिपिन चंद्रा सीरीज देख रहे थे और इससे पहले हमने चैप्टर 35 देखा था। चैप्टर 36 में पोस्ट वार, जो कुछ पोस्ट वार का मतलब ये है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे जो नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिन पर फोकस करते हैं बिपिन चंद्रा सर। और इसमें देखो, इसमें क्या है, वेबल प्लान के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, बस केवल एक लाइन लिखी गई है कि शिमला में वेबल साहब जो हैं एक कॉन्फ्रेंस कराते हैं और भारत के लोग जाते हैं। और इस बुक में देसाई लियाकत पैक्ट भी नहीं दिया गया है। एंड सेकंड थिंग अबाउट जो सी राजा गोपालचारी का साहब का फार्मूला था वो भी नहीं दिया गया है। तो हम पोस्ट वार नेशनल अपसर्ज ना, पोस्ट वार इंडिया जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसी भी सिचुएशन है उस पर जो भी लिखा गया है इन चैप्टर 36, तो वो हम शुरू करते हैं। बिपिन चंद्रा सर बुक को शुरू करने से पहले वो ये कंडीशन बताने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ल्ड वार 2 के बाद की जो सिचुएशन है वो कैसी है। अब चूंकि चर्चिल एक ऐसा लीडर है जो बहुत ही एरोगेंट है, चर्चिल इंडिया के लिए उसकी जो सोच है वो बहुत ही घटिया है। इवन आपको पता है 1942 का पूरा मूवमेंट होता है और चर्चिल टेलीग्राम, जब लिथगो चेंज होकर के भारत में वेबल आते हैं तो उनको चर्चिल एक टेलीग्राम भेजते हैं और उस समय गांधी जी फास्ट पर होते हैं। तो चर्चिल पूछते हैं कि गांधी अभी तक क्यों नहीं मरे, वाई गांधी हैजंट डाइड येट। ठीक है, तो पूछते हैं, तो इतना क्रूअल आदमी था वो, कहता है ना कि हाफ नेक फकीर से हम क्यों बात करें। ठीक है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का होता है, हालांकि अभी लेबर गवर्नमेंट भी आएगी, हम देखेंगे अगले चैप्टर में। तो वर्ल्ड वार के बाद की जो सिचुएशन है, ऐसा माना जाता है कि चर्चिल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्रिटेन को बचाने में, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। बट भारत की सिचुएशन क्या है उस समय, भारत में एक 1942 के बाद से जो मूवमेंट है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके फॉलोअर्स हैं, उनको हमेशा या तो किसी को हाउस अरेस्ट में रखा गया है, किसी को मेजॉरिटी ऑफ देम जेल में ही होते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कंडीशन आप लिख सकते हो। दूसरा क्या है, भारत में इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं हैं, आपको पता है फेमिन्स आ रहे हैं बंगाल में, ये सारी चीजें हैं, एक डीमोरलाइज हो गया है पूरा का पूरा कंट्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है, फेथ लीडर सारे अंदर हैं, जो मासेस हैं उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड वार के बाद जो महंगाई इन्फ्लेशन आता है, आपको पता है मार्शल प्लान जो लेबर गवर्नमेंट आती है वो लेकर आती है कई सारे कंट्रियों के लिए, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। बट इंडिया के लिए ऐसा कोई इशू तो है नहीं, इंडिया अभी भी इंसुलेटेड कंट्री है, इंडिया के हिसाब से ये सारी समस्याएं हैं। उसके बाद बिपिन चंद्रा ये भी लिखते हैं कि इसी दौरान जो छुटपुट घटनाएं भी होती हैं, जैसे आप देखो कि बंगाल में तिभागा मूवमेंट हो जाता है, हमने इसको पहले भी देखा है। यहाँ महाराष्ट्र में वारली करके एक ट्राइब होती है, तो वारली वो अपने अधिकारों के लिए लैंडलॉर्ड से लड़ते हैं। इधर पंजाब में पंजाब के किसान मार्च कुछ करते रहते हैं। और यहाँ त्रवणकोर में, ये 5 एग्जाम्पल देते हैं बुक के स्टार्टिंग में कि ये पोस्ट वार नेशनल ऐसी सिचुएशन भारत के अंदर है। यहाँ पर त्रवणकोर में फिर से कुछ इशूज चलते हैं किसानों के और एक मार्च होता है। तो दैट इज ये पूरी की पूरी एक लाइन में जस्ट वो लिखते हैं, तो ये आपको समझना है। ये सब सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं पहले, तो उस पर जाना नहीं है हमें भी। बट आप देखो जो पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद का समय है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनको जो चैप्टर 36 है उसमें कवर किया गया है। हालांकि कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन जो उसमें मेजर 3 घटनाएं हैं उसको जगह दी गई है। आईएनए को हम लोग देख चुके हैं। तो पहला तो इसमें क्या है, थोड़ा सा वेबल प्लान के बारे में लिखा जाता है, केवल 1 ही 2 लाइन लिखी जाती है, 1 ही 2 पैराग्राफ, कि कैसे जो लीडर को जब छोड़ा जाता है और वेबल शिमला में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो जो भारत की जनता है वो अपने लीडर को बड़ी उम्मीदों से देखती है, बहुत उम्मीद से उसे देखती है कि हाँ साहब अब जेल से छूटे हैं, कुछ हमारी रोजी रोटी पर भी ध्यान देंगे। तो भारत की जनता का वो इमोशनल सा सीन बिपिन चंद्रा सर ने लिखा है, लेकिन हम इसको पूरा क्लियर करेंगे, इसको पढ़ेंगे। दूसरा, इस बुक में जो चैप्टर 36 है उसमें पूरा का पूरा कहानी आईएनए का जो ट्रायल है उसके बारे में घूमती है, और फिर लास्ट के कुछ पेजेस में कैबिनेट मिशन के बारे में बात होती है। हालांकि अब पोस्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है, तो इसके बाद 2-3 इवेंट आप और भी जोड़ सकते हो, जैसे कि माउंटबेटन प्लान और ये सारी चीजें। ठीक है, वो सारी भारत का पार्टीशन, ये सारी पोस्ट वर्ल्ड वार की सबसे बड़ी घटनाएं हैं। लेकिन मेजरली जो चैप्टर 36 में दिया गया वो 3 ही घटनाएं हैं, वेबल प्लान, आईएनए ट्रायल एंड देन कैबिनेट मिशन। तो अभी हम लोग लेते हैं वेबल प्लान के बारे में। क्या
वेबल प्लान को देखते हैं, फिर सेपरेट देखेंगे आईएनए ट्रायल के बारे में। अभी देखो कि 1942 से लेकर के ये जो दौर होता है 45 वाला, इसमें पूरा वर्ल्ड वार जो होता है वो पीक पर होता है। उधर इटली, रूजवेल्ट और चाइना का प्रेशर और कई सारी अन्य चीजें जो हैं वो एक्सर्ट प्रेशर होता है जो चर्चिल होते हैं उनके ऊपर। हालांकि चर्चिल काफी रूड है, चर्चिल काफी एरोगेंट है, वो बात करने को तैयार नहीं होते हैं। फिर भी आप देखो मार्च के आसपास, मार्च या अप्रैल 1945 तक, चूंकि भारत में एक नया वायसराय आ जाता है, लिनलिथगो जो होते हैं उनके बाद भारत में वेबल आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वेबल काफी क्रिएटिव होते हैं। वेबल जो भारत में हिंदू मुस्लिम रिफ्ट है उसमें कुछ ना कुछ टैक्टिक्स आती हैं, लेकिन वेबल कई सारे अपने सीक्रेट लेटर्स में ये एक्सप्रेस करते हैं अपने कॉलिग्स वगैरह को कि जो जब तक चर्चिल हैं तब तक कुछ इंडिया का फेट डिसाइड नहीं हो सकता है। फिर भी उनको जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, चर्चिल के ऊपर इंटरनेशनल स्केल पर कई सारी पत्रिकाएं होती हैं, रूजवेल्ट प्रेशर डालते हैं और चाइना की इंडिया का कुछ किया जाए। और सबसे बड़ा जो प्रेशर चर्चिल के ऊपर पड़ता है वो उनके ही एक पार्टी है जिसको कहते हैं लेबर पार्टी। मैंने आपको बताया कि लेबर पार्टी जब अपोजिशन में रहती है तो बहुत अच्छा काम करती थी उस वक्त, ठीक है, लेकिन जब पावर में आती है तो उसका एनालिसिस तो हालांकि जो वहां की ब्रिटेन की एग्जाम है वही किया जाता होगा बढ़िया से। तो अपने लिए क्या है कि अप्रैल के आसपास जो है वेबल को लंदन बुलाया जाता है, और फिर अप्रैल या मई के आसपास, और ये जून में आते हैं। और फिर भारत में इनसे कहा जाता है कि कुछ आप निगोशिएशन स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो? निगोशिएशन स्टार्ट करो। एंड अब चूंकि वेबल के 3 ही मित्र हैं सबसे इंपॉर्टेंट, उनको दिखते हैं, वो 3 लोगों से मिलते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, जिन्ना से मिलते हैं और अबुल कलाम आजाद साहब से मिलते हैं। इन सबको एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं चलो चला जाए शिमला, ठीक है। शिमला चूंकि समर कैपिटल हुआ करती है, और शिमला चूंकि जून का महीना है तो गर्मी भी ढेर सारी है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम। सभी लोग बैठ के जाते हैं शिमला, और वहां पर वेबल प्लान का लगभग 14 जून की डेट लिखी जाती है 1945 में। शिमला में जो, इसे शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, उसमें कुछ प्रपोजल्स रखे जाते हैं जिसमें जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वायसराय है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या किया जाएगा? एक्सपेंड किया जाएगा, और इसमें ऑल इंडियंस होंगे। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें सभी इंडियन होंगे एक्सेप्ट वायसराय, ठीक है। वायसराय तो भाई इंडिया का हो ही नहीं सकता, ठीक है। वायसराय प्लस कमांडर इन चीफ, ठीक है। कमांडर इन चीफ जो होगा, मतलब जो मिलिट्री का हेड होगा, जो डिफेंस का हेड होगा, वो भी कौन होगा? व्हाइट होगा, वो भारत का नहीं होगा। तो 2 लोग ऐसे होंगे जो कहां के होंगे? आउट ऑफ इंडिया होंगे या व्हाइट होंगे। अब जैसे उस समय जो वायसराय की ऐसा मत बनाया गया कि 14 लोगों की काउंसिल रहेगी, तो इस 14 लोगों में से जो 2 लोग हैं वो कहां के रहेंगे? एक वायसराय हो जाएंगे और दूसरा कमांडर इन चीफ हो जाएंगे। और जो इसमें है 12 लोगों में वो 6 लोग, और 6 लोगों को डिवाइड कर दिया गया। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आया कि जो हाफ है उसमें से हाफ लोग क्या होंगे? हिंदू होंगे, एंड प्लस हाफ क्या होंगे? मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, हाफ मुस्लिम। तो अब देखो 14 लोगों में 6 मुस्लिम को ही अपॉइंट कर दिया जाता है। मतलब ऐसा प्रपोजल दिया जाता है कि हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे मॉडर्न डे कैबिनेट है, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लॉ मिनिस्टर और फलना कॉमर्स मिनिस्टर, ये सारा चीज। हालांकि इसमें कुछ ट्रेड का भी इश्यूज है, कई सारी किताबों में आपको दिखाया जाता है जो इसमें ट्रेड का पूरा का पूरा वो होता है। तो वो सारी चीजें भी लगभग उसी के हाथों में रहनी ही होती हैं, बट वो ऐसे नाम के लिए कह देते हैं, ठीक है। तो ये आप जानो कि हाफ हिंदू रहेंगे, हाफ मुस्लिम इसमें रहेंगे प्रपोजल में, जो ऐसा कहा गया कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यही जो काउंसिल बनेगी ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। क्या? इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब हम ही लोग मिलकर के क्या करेंगे? एक सरकार चलाएंगे जब तक कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस नहीं हो जाता। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस पढ़ रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस पढ़ रहे हैं कि भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस कैसे होता है। फिर एक समय अभी इलेक्शन होगा और फिर समिति बनेगी, ड्राफ्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये याद रखना, ये 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं। अब आप ये बात करो तीनों को जो हमने देखा, ये फेल क्यों होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है
कि जब ये कहा जाता है कि इसमें हाफ मुस्लिम एंड हाफ हिंदू होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यार मुस्लिम तो उस समय लगभग 25% थे, उस समय इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश 25% मुसलमान है और इनको 50% रिप्रेजेंटेशन है। तो भाई ये हिंदू महासभा को पचेगा क्या? नहीं पचेगा, ये कांग्रेस को भी नहीं पचता है। प्लस अब जिन्ना जो है वो और ही अपनी खिचड़ी लेकर चले आते हैं। जिन्ना कहते हैं कि जो ये मुस्लिम का इनको नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखना, इनको नॉमिनेट किया जाएगा सभी लोगों को, ठीक है, ये जो काउंसिल होगी इनको नॉमिनेट किया जाएगा, वायसराय अपनी काउंसिल में रखेंगे। अब जिन्ना कहते हैं ये जो जितने लोग नॉमिनी होंगे, जितने भी नॉमिनी होंगे, इनको कौन मुस्लिम को करेगा? मुस्लिम लीग करेगी। तो कांग्रेस फिर इसका अपोज कर देती है। अगर जितने भी मुस्लिम हैं उनको नॉमिनेट मुस्लिम लीग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? कांग्रेस फिर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। और जिन्ना का 1937 के बाद हमेशा से यही मोटिव था। इवन जो ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, वही यही पॉलिसी थी कि कांग्रेस को एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट किया जाए। और कांग्रेस एक अगर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट हो जाती है, इट मींस कि मुस्लिमों की ठेकेदारी किसके हाथ में है? मुस्लिम लीग के हाथ में है। और यही चीज जो है कांग्रेस को सबसे ज्यादा बुरी लगती है कि कांग्रेस में भी कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, लाइक अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कभी टस से मस्त नहीं होते हैं, वो हमेशा कांग्रेस के लॉयल बने रहते हैं। तो ये बात पूरी की पूरी पचती नहीं है और डेड लॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जिन्ना कहते हैं जो मुस्लिम की नॉमिनेशन है वो केवल मुस्लिम ही करेंगे, तो इसलिए ये डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है और ये टॉक जो है वो क्या हो जाती है? इट फेल्योर में से इसे क्या कहा जाता है? ये फेल्योर होता है, डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है, लोगों में बात बन नहीं पाती है, अपना सामान पैक करते हैं और जैसे नहीं जाते हैं हम लोग टूर वगैरह, तो वापस आ जाते हैं प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं, वहां पर लगभग गर्मी होती है और फिर उनका जब दिमाग खुलना शुरू होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इसी दौरान लगभग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आता है, वो है जो आजाद हिंद फौज के सिपाही हैं उन पर एक ट्रायल चलाया जाता है। वो ट्रायल जहाँ शहनवाज का हो, जहाँ शेरगिल का हो, या एक सिख कैप्टन होते हैं उनके बारे में वो ट्रायल हम लोग देखें। और इस किताब में जो चैप्टर 36 है उसमें वो ट्रायल के बारे में ही लिखा गया है और उसी से एसोसिएटेड सारे लिंकेजेस दिए गए हैं, चाहे वो फॉरवर्ड लिंकेजेस हो या बैकवर्ड लिंकेजेस हो, वो आपको समझना है। फिर आखिरी में 1-2 पेजेस कैबिनेट मिशन पर लिखा गया है।